नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम देखेंगे नेशनल सिंबल्स को, राष्ट्रीय प्रतीक को, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि हम राष्ट्रीय झंडा को देखते हैं, है ना? हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हमारे पास है ना? नेशनल कैलेंडर हमारे पास है। तो इन सभी को हम इसमें देखेंगे। इस क्लास में जो नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ाऊँगा मैं, वो प्री प्लस मेंस अप्रोच में होगा। प्री यानी कि जिस तरीके से फैक्चुअल नॉलेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वो सारे कांसेप्ट को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो मेंस एग्ज़ाम है, उसमें 250 वर्ड्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल सिंबल्स से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो किस तरीके से बनेंगे, उसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बारे में हम बताएँगे। ये क्लास में हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो पिछले सालों में आयोग द्वारा, यूपीएससी द्वारा और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में एमसीक्यू में देखेंगे। ठीक है, ये जो मेरी क्लास होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक को आसानी से समझ सकें, जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको लर्न कर सकें। ठीक है, मैं ऐसा ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी क्लास यूपीएससी स्टेट सर्विसेज जो एग्जाम कराते हैं, जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है? और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, एक दिन में जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है? जैसे लेखपाल भर्ती हो गया, एचईओ का हो गया, ठीक है? और जहां भी पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? उन सभी के लिए ये मेरी क्लास यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए आपका नेशनल फ्लैग, ये भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हमारा ये है, नेशनल एम्बलम। ठीक है, ये पीकॉक हम देखते हैं, ये हमारा पीकॉक क्या है? नेशनल बर्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हमारा ये टाइगर, टाइगर क्या है हमारा? ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, एनिमल, नेशनल एनिमल। फिर हमारा लोटस देखेंगे। ठीक है, ये हमारा नेशनल। फिर हमारा एक्वाइट, गंगा एक्वाटिक जो हमारा डॉल्फिन्स है, इसको देखेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी हम समझेंगे कि कौन कौन से चीजें, हम जैसे बोल दिए आपको कि नेशनल टाइगर है, नेशनल टाइगर है, ठीक है, नेशनल फूल है, नेशनल फ्लावर्स है, ठीक है, नेशनल जो एनिमल है वो टाइगर, इसको तो हम नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन लाके राज्यसभा में भी मेंशन है। लेकिन जो फूल की बात होती है, नेशनल फ्लावर जो कमल है, लोटस है, ये हम मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं, बट इसका कोई सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के नोटिफाई नहीं किया है, अधिसूचित नहीं किया है कि जो कमल है ये हमारा सच में राष्ट्रीय फूल है कि नहीं है। तो इन सबको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीजें हैं ये। ओके, चलिए देखिए, हम कोशिश करने जा रहे हैं समझने की नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल्स। ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक, ओके, ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए हम देखते हैं नेशनल सिंबल। ठीक है, नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतीक। ओके, राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल सिंबल में क्या क्या होते हैं हमारे? आप देखेंगे कि नेशनल सिंबल जो है हमारा, है आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग है। ओके, ओके, फिर उसके बाद यानी कि राष्ट्रीय झंडा हमारा, स्टेट, ठीक है, एम्बलम है यानी कि राष्ट्र राज चिन्ह। ओके, फिर हम देखेंगे हमारा नेशनल एंथम है, यानी कि राष्ट्रगान। ठीक, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, राष्ट्रगीत। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आपका नेशनल कैलेंडर है। ठीक,
नेशनल कैलेंडर। फिर हम देखेंगे कि हमारे नेशनल डेज भी हैं, नेशनल डेज भी हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे नेशनल बर्ड हैं, नेशनल एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, फ्लावर है, फ्रूट है, इस सब के बारे में हम देखेंगे और मेनली ये हमारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फ्लैग। आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में आप देखते हैं, जैसे आपको मैं समराइज करूं तो समराइज नहीं करना, अभी शुरुआत ही करना है। ये देखिए, ये है आपका नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में देखेंगे कि ये सबसे ऊपर जो है ना, ये हमारा कौन सा कलर है? केसरिया, है ना, भगवा या सैफरन कलर या भगवा या केसरिया कलर इसको बोलते हैं। ठीक है, बीच में ये जो है ये हमारा है व्हाइट, व्हाइट कलर है, सफेद कलर है। और यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा ग्रीन कलर। ठीक, और इसमें ये जो बीच में हम देखेंगे ये ब्लू कलर का जो है, इसमें 4 स्पोक्स लगे हुए हैं। ठीक है, स्पोक मतलब जो तीलियां लगी हुई हैं वो 24 स्पोक हैं। ओके, इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, वो 3:2 का होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ये लंबाई होगी, ये लंबाई है, ये लंबाई हमारी 3 है, और जो इसकी चौड़ाई है ये हमारा 2। 3:3 में ये मार रहता है, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, ओके। इसका जो ये कलर है, जो भगवा केसरिया कलर जो है, ये क्या करता है? ये सिंबलाइज करता है, ये बताता है, ये जो हमारा कलर है, आप देखेंगे कि भगवा जो है हिंदुइज्म का प्रतीक माना जाता है ना? तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस चीज को समझाया, है ना? ये जो कलर हैं, जो हम नेशनल फ्लैग में हम इंक्लूड कर रहे हैं, हर एक कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और ये हमारी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करती है। जहाँ तक आपको पता है कि भारत में मेनली हमारे मुस्लिम और हिंदू रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान का ग्रीन कलर का जो है, उसको इन्होंने इंक्लूड किया, और हिंदू का जो है सैफरन भगवा कलर है, उसको इंक्लूड किया। जब झंडा समिति बनी थी, है ना, जब फ्लैग कमेटी बनी थी, सबसे पहले बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले। फिर उसके बाद हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने जब इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही थी, है ना, तो उससे पहले जब हमारा कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, आप कंस्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा आप निर्माण कीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के अंतर्गत भी एक फ्लैग कमेटी बनी। उस फ्लैग कमेटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी मेंबर थे। ओके, तो ये सब एक झंडा बनाने का एक लॉन्ग प्रोसेस चला है हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें जब ये हमारा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा द्वारा जब इसको स्वीकार किया गया, तो उसमें हमने 3 कलर कलर का मेंशन किया। एक तो हमारा भगवा कलर था, एक हमारा हरा कलर था, ठीक है, और एक सफेद कलर था। ठीक है, इसको क्या किए कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, वो क्या किए कि इनको समझाते हैं, ये जो सिंबल्स हैं हमारे भगवा, उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा भगवा कलर है, वो हमारा किसका प्रतीक है? ये हमारा साहस का प्रतीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, करेज का प्रतीक है। वहीं जो व्हाइट सफेद कलर है, ठीक है, वो सफेद कलर को कहते हैं कि ये हमारा शांति और सत्य का प्रतीक है। वहीं पे जो हमारा ग्रीन कलर है, हरा है, यानी कि हरा भरा खेत आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक इसको इन्होंने बताया। उसके बाद जो बीच में ये लगे हैं ब्लू कलर के, ठीक है, ये जो कलर है, ये जो स्पोक बना हुआ है, जो चक्र बना हुआ है, तो व्हील ऑफ लॉ, तो ये कहते हैं कि ये जो चक्र है, ये व्हील ऑफ लॉ, कानून का एक चक्र है। ठीक है, जो हमेशा जो भी चीजें हमारी होगी, वो सब चीजें हमारे कानून के अंतर्गत ही चलेंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो चीजें चलेंगी। इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी कि आप ये समझ गए। ओके, देखते हैं, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग है, ये जो नेशनल फ्लैग, इसमें क्या है? ट्राई कलर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसीलिए हम तिरंगा बोलते हैं। 3 कलर है, ट्राई कलर है, तो तिरंगा हो गया। बहुत बढ़िया। ये जो है, इसकी जो डिजाइन होती है ना, वो हमारे आयतकार होता है, आकार। ठीक है, यानी कि रेक्ट एंगुलर। ठीक है,
रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होती है। ठीक है, ये समझ गए। और जो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:2 में होती है। ठीक, ये हमारा लेंथ होगा और ये हमारा लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, रेशियो इसमें रहेगा। ओके, इसको डिजाइन किसने किया था? तो ये जो डिजाइंड बाय यानी इसको बनाया कौन था, इसको बनाने का एक प्रारूप किसने दिया था? तो वो थे हमारे पिंगली वेंकैया। पिंगली पिंगली वेंकैया वेंकैया थे। ठीक है, यानी कि हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, पिंगली वेंकैया वेंकैया। ठीक है, ये हमारे पिंगली वेंकैया। ओके, एक एक नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि यही सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हमारा रेशियो क्या रहेगा आपका, वो बताना पड़ेगा। तो इसको डिजाइन किसने किया था, आपको इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए ये जो है कब अडॉप्ट किया गया था, इसको स्वीकार कब किया गया था? तो इसको देखिए एडॉप्टेड बाय दे देगा कि एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट या कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये जो इसमें आप क्या करेंगे कि एडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा था, जो संविधान सभा, तो संविधान सभा के द्वारा हमें इसे स्वीकार किया गया। ठीक, कब किया गया था? ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद होता है। ओके, तो 15 अगस्त से आप नियर अबाउट ले लेंगे कि 20 दिन पहले, ठीक है, हमें अपना जो राष्ट्रीय झंडा है उसको हम स्वीकार किए कि हमारा राष्ट्रीय झंडा यही रहेगा। ठीक है, ये फाइनली एक्सेप्टेड हो गया। ओके, तो ये 22 जुलाई, और ऐसा नहीं है कि झंडा आज ही बना, झंडा बनने का एक लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन कई तरीके से झंडा को डिजाइन किया गया, कई तरीके से फॉर्मेट आए थे, लेकिन पिंगली वेंकैया के द्वारा जो राष्ट्रीय झंडा डिजाइन किया गया था उसी को स्वीकार किया गया। और उस झंडे में हम 3 कलर थे। ठीक है, भगवा, सफेद और हरा, वो इन पिंगली वेंकैया के द्वारा ही था। बस उसको इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अच्छे से एलोबरेट किया, समझा दिया। ठीक है, और ये हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया था। ओके, अब देखिए 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, 26 जनवरी 1950 हम देखते हैं कि जब हमारा 12वां सेशन होता है ना, और 12th सेशन हमारा कब होता है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 तक हमारा जो पार्लियामेंट था वो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, न कि हमारा पार्लियामेंट था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेके जब हमारा इलेक्शन हुआ 1952 में, जब हमारी फिर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पार्लियामेंट कही जाने लगी। और जब तक हमारा पार्लियामेंट गठन नहीं हुआ आज इलेक्शन के बाद, तब तक वो हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह कंस्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रहा था। ठीक है, यानी कि 24 देख रहे हैं आप, 24 जनवरी 1950 यानी कि 22 जुलाई 1947 को हम इसको स्वीकार किए, तो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि नेशनल फ्लैग में इसमें हमारे कितने तिलियां हैं। तो इसमें है 24 स्पोक्स, 24 तिलियां हैं। 24 तिल्ली है, यानी कि आप समझिएगा कि 1 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला के। ठीक है, तो 24 इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, और ये जो इसमें जो एक डिजाइन है वो क्या किया गया है कि हमारे सारनाथ का जो है अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, सिंबल ऑफ जस्टिस का। ठीक है, ओके, जो सारनाथ का लाइन बना है ना उसमें। इसके बाद फिर ये चीजें हो गई। ओके, अब वो एक्सप्लेन आपको कर दिया था कि कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे हम स्टेट एम्बलम का। स्टेट, ये क्या है? यानी कि राज्य चिन्ह। ऐसे भी होगा या आप ऐसे लिखेंगे, राज चिन्ह। ठीक, ओके, ये होगा। देखिए, ये राज्य जो चिन्ह है, जो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट यदि कोई स्पीच देंगे तो उनके आगे ये राष्ट्र चिन्ह लगा रहता है, अशोक का स्तंभ बना रहता है वो। तो जो अशोक का स्तंभ है वही हमारा राज चिन्ह है। ठीक है, यानी एडॉप्शन एडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ सारनाथ
लॉयन, लॉयन मतलब शेर, कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, यानी कि अशोक, अशोक क्या थे, बुद्धिज्म एक्सेप्ट इन्होंने अशोक कर लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एक भारत को यूनिफाई करने के लिए, एकत्रित करने के लिए और प्लस उन्हें मानवता का प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया था। इसलिए जो इनका लॉयन कैपिटल है सारनाथ में जो है, ठीक है, उसी को हम राजचिन्ह मान लेंगे। ओके, अब इसको अडॉप्ट कब किया गया? देखिए, इसको जो अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड बाय, अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज आप समझिए, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें हम देखें तो हम इसमें कंस्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात किए कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो तो हमारा कंस्टिट्यूंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट एम्बलम है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ओके, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया है, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसको कब एक्सेप्ट किए? ऑन 26 जनवरी जनवरी 1950 को। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली इनेक्टेड हो गया, तब हमारी वही पार्लियामेंट, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी क्या बन गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई। तो अब ये 26 जनवरी 1950 को जो चीजें अडॉप्ट की जाएंगी वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी चीजें हम स्वीकार अडॉप्ट करेंगे वो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते जा रहा हूँ आपको मैं। ओके, ठीक। नेशनल नेशनल एंथम को, ठीक है, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। ओके, ठीक। अच्छा, नेशनल एंथम क्या है? आपको पता होगा जन गण मन, है ना? जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, यानी कि जन गण मन, ठीक है, ये सब पूरा चलेगा। जन गण मन अधिनायक की जय है, ये हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। ये जो राष्ट्रगान है, ठीक है, ये कौन अडॉप्ट किया था? तो इसको किया था अडॉप्टेड बाय, कब किया गया था? ये अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा इसको, राष्ट्रगान को हम स्वीकार किए थे, अडॉप्ट किए थे। कब किए थे? जब हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेनली आप देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले हम 24 जनवरी 1950 को हम नेशनल एंथम अपना क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक, अब जो ये नेशनल एंथम है, ओके, इसको कौन लिखा? तो इसको कौन लिखा था? लिखे थे अथॉर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसको राष्ट्रगान, नेशनल एंथम को लिखा था। ओके, और ये किस में लिखे थे? ये लिखे थे गीतांजलि में, गीतांजलि में इन्होंने इसको लिखा था। ओके, ठीक है। इसके बाद अब देखिए कि जो इसका प्लेइंग टाइम है वो कितना होना चाहिए, यानी कि ड्यूरेशन कितना है, कितने समय में इसको आप गा लीजिए। तो जो आपका प्लेइंग टाइम है, प्लेइंग टाइम ऑफ दो है। एक तो हमारा फुल वर्जन, यानी कि जब पूरा गाना, इसको राष्ट्रगान जो है पूरा गाएंगे आप, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये पूरा गाएंगे आप पूरा। तो इसमें आपको लगते हैं 52 सेकेंड। कितने? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में आप इसको गाएंगे। लेकिन इसका जो शॉर्ट वर्जन, इसको आप गाते हैं कितना? 20 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आपका नेशनल एंथम है, इसके बारे में ये सब याद रखिए आप। 52 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 मिनट से पहले खत्म करना है आपको। और 20 सेकेंड आप देखते हैं कि जब हमारे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होते हैं, स्पेशली इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है तो सब लोग देखते हैं। तो जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले जब प्लेयर आते हैं, ठीक है, तो दोनों देश के का नेशनल जो हमारा गान है, नेशनल एंथम में गाया जाता है।
तो इंडिया का आप देखते हैं कि हम जनगण मन गाते हैं और वो 52 सेकंड में हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है? ओके। ये जो नेशनल एंथम है, इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया? ठीक है? तो ये जो है ना, फर्स्ट इसको गाया गया, पहली बार इसको गाना गाया गया, ठीक है? कहाँ पे? इसको गाया गया कलकत्ता में। कोलकाता उस समय था, ये कलकत्ता में, कोलकाता, ठीक है? कोलकाता सेशन में किसका अधिवेशन हुआ था भाई? आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका कोलकाता में अधिवेशन चल रहा था, ठीक है? तो उस समय ये गाया गया। अब ये अधिवेशन कब था? ये था सेशन कब? 27 दिसंबर 1911। आप ये देखिए कि 1911 में ये गाना गा दिया गया, ठीक है? और 1911 में गाया गया, और हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उसी गाने को हम भारत का राष्ट्रगान घोषित करते हैं, कितने सालों के बाद। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस सेशन में जो गाना गाया गया, इस सेशन में जो गाना गाया गया, वो किनके द्वारा था? ये थी सरला सरला देवी चौधरानी। चौधरानी, जो सरला देवी चौधरानी थी, इन्होंने क्या किया कि इस गाना को इन्होंने गाया पहली बार कलकत्ता सेशन में 1911 में, और कुछ स्कूल के बच्चे थे, उनको साथ लेके इस गाना को, जो गीतांजलि में मेंशन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसको, उस सेशन जब स्टार्ट हो रहा था, तो इसको इन्होंने गाया था। अच्छा, ये सरला देवी चौधरानी कौन थी? ये हमारी निस थी, यानी कि भतीजी थी। भतीजी थी, किसकी भतीजी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। ये समझ में आ गया? भतीजी ऑफ टैगोर, रविंद्रनाथ। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए, ठीक है, कि जो हमारा ये है, जो हमारा नेशनल एंथम में, देखिए कितनी पॉइंट है इसमें, सिर्फ जनगण मन तक इसको क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। ये राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको, संविधान सभा ने इसको स्वीकारा था, कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 है, उससे 2 दिन पहले ही। इसको लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। ठीक है, कहाँ पे लिखा? गीतांजलि में लिखा इन्होंने। ठीक है, इसको कितना समय में गाना चाहिए? यदि पूरा गाते हैं आप तो 52 सेकंड में, और छोटा सा गाएंगे तो 20 सेकंड में। ठीक है, ये पहले कहाँ गया गाया गया? जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, तो वहां पे सरला देवी चौधरानी ने गाया था इसको, कुछ बच्चों, स्कूली बच्चों के साथ। और सरला देवी चौधरानी कौन थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। ठीक है, ये हो गया नेशनल एंथम। अब देखेंगे कि नेशनल नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है क्या? नेशनल सॉन्ग आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम। ठीक है, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। ये है हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में। ठीक है, तो ये एक चीज आपको बताऊंगा मैं, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे। देखिए, गान है ना, यानी कि एन ए एन ए एन ए, है ना, ए एन, तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, ए एन यहाँ से ले लीजिए आप, ए से लीजिए ए एन, ए एन, ए एन और ए एन, तो ये हमारा एंथम यानी कि गान हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें करेंगे राष्ट्रगीत में, तो आप समझाऊंगा इसको मैं। तो ये जो है हमारा राष्ट्रीय गीत, ये हमारा क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक, मातरम, वंदे मातरम। ठीक, ये हो गया। ओके, तो जो हमारा वंदे मातरम है, इसको, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। ओके, इसको एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, ठीक है, एडॉप्टेड ऑन, इसको भी 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, कौन किया? जब 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 से हो रहा है, तो एडॉप्टेड बाई, क्या होगा? संविधान सभा हमारा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ये जो नेशनल सॉन्ग है, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और कब किया गया ये आप चल गया पता आपको। ये जो है, इसको लिखा किसने? तो ये इसको लिखा ऑथर्ड बाई, ऑथर्ड बाई कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो जो हमारे बंकिम
चंद्र चटर्जी। ठीक है। अब आप ये चीज देखिए, जो हमारे नेशनल सॉन्ग हैं, ठीक है, और नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं, वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। जो नेशनल सिंबल के मेन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जो क्रिएटर्स रहे, वो हमारे पश्चिम बंगाल से रहे। ठीक है। और आज देखिए पश्चिम बंगाल को, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उसको मेन जो इंडिया है, नॉर्थ और साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न जो हमारे इंडिया है, किस तरीके से देखता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आइडियोलॉजिकली। ठीक है, दार्शनिक स्तर पे आइडियोलॉजी क्या है, इन्होंने एक सिंबल नहीं दे पाए। और हमारा वेस्ट बंगाल कितना चीजें दिया, हाँ ना, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। यही डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है कि कोई बलिदान दिया, कोई फिलॉसफी दिया, कोई दर्शन दिया, किसी ने डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया साउथ के हैं, इन्होंने नेशनल फ्लैग डिजाइन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हमारे वेस्ट बंगाल के हैं, इन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के ये पीएम बने। गांधी जी गुजरात के फादर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। डॉक्टर बी राव अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे महो, महाराष्ट्र, जो कि डेट टाइम एमपी में था। ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी है इंडिया की, और सबका इसमें योगदान है। लेकिन आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकली कौन बहुत स्ट्रांग थे और कौन आज भी हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो ये स्टोरी थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ मैं ये चीजें, कि आपके मेमोरी में ये चीजें फीड हो जाए। और जब ऑब्जेक्टिव में, जब तीन चार जो थिंकर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका नाम रहे, तो क्लिक, मेरी बातें आपके दिमाग में क्लिक करें और आप ऑब्जेक्टिव सही से कर पाए। ओके, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया। ओके। अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, सिर्फ नेशनल सॉन्ग ही नहीं दिए, एक पेपर पर लिख के नहीं दे दिए, बल्कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक नोवेल लिखा था। उसका नाम था आनंद मठ, है ना, आनंद मठ। ठीक है। जो हमारे आनंद मठ था, इसको इन्होंने लिखा। अब ये आनंद मठ इन्होंने कब लिखा था? 1882 में। 1882 में ये लिखते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको पहली बार कब गाया गया, फर्स्ट सॉन्ग। तो आप देखते हैं कि ये जो राष्ट्र नेशनल सॉन्ग है, ये जो हमारा राष्ट्रीय गान था, नेशनल एंथम, उससे पहले इसको गाया जा चुका था। और वो भी कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहीं पे। ठीक है। इसका भी कलकत्ता में सेशन हुआ था, यहीं पे गाया गया था। और इनका जो राष्ट्रगान का जो हुआ था, वो भी हमारा कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। तो जो फर्स्ट सॉन्ग संग हुआ, गाया गया एट द 1896, 1896, कहाँ पे? एट, है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, वहां पे। और ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कलकत्ता में, कलकत्ता में। अब ऑब्वियसली है, बात है कि जब कलकत्ता में होगा, ठीक है, तभी तो वहां पे बंगाली का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, बंगाली लोग रहेंगे, वो अपना कल्चर से वहां पे कुछ चीजें शुरुआत करेंगे। तो ये सब चीजें कलकत्ता में ही हुआ, आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की जो 1896 में जब सेशन हुआ, तो उस समय इनके चेयरमैन कौन थे? ठीक है। तो इस उस समय इनके चेयरमैन कौन थे? रहे, ठीक है, रहे मुतुल्ला सयानी। सयानी आप याद रखिएगा बस, मुल्ला सयानी, यानी जो सयानी साहब थे, इन्होंने उसको गाया था। ओके, ये चीज हो गया। ठीक। और इसको 1896 में तो गाया गया, लेकिन इसको गाया कौन, आप याद रखिएगा। इसको गाए कौन 1896 में? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, देखिए, और ये 1896 में होता है। और जो राष्ट्रगान है, वो हमारा 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया जाता है, चौधरानी के द्वारा। और वो किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, गीतांजलि में। और यहाँ पे देखिए कि 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो 1882 में किताब नोवेल लिखा आनंद मठ, उसमें ये गाना मेंशन था, राष्ट्रगीत मेंशन थी। ठीक है, एक गीत के फॉर्म में उसको 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, उसमें गाया गया। और उसको गाया किसने?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा आईएनसी का जो हमारा सेशन हुआ था, आईएनसी का जो हमारा सेशन हुआ था, तो इसमें इसमें हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे उस कांग्रेस पार्टी के, है ना। तो उस समय बिशन नारायण धर थे, बिशन बिशन नारायण नारायण धर धर थे। एन है ना, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आगे समझ में आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज थोड़ा सा कंसेप्ट है, कोशिश करूंगा समझाने को, आप समझिएगा। ये हमारा जो 24 जनवरी है, जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 है। इसके दिन क्या क्या हुआ था? तो पहला आप देखेंगे कि इसके दिन हुआ था हमारा पहला सबसे क्या, जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है, उसको स्वीकार किया गया था। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो हमारा नेशनल नेशनल सॉन्ग था, ठीक है, इसको भी स्वीकार किया गया था। वेरी गुड। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सही से पूर्णतः इनेक्ट करना था, लागू करना था, तो कौन करता, प्रेसिडेंट करते। तो 24 जनवरी को ही 2 दिन पहले ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही क्यों चुना गया, क्योंकि जो हमारे संविधान सभा थे उसके वो परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। इसलिए उनको ही कंटिन्यू किया गया। ओके, ठीक है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? 24 जनवरी 1950 को देखेंगे कि जो हमारा फाइनल सेशन है, फाइनल अंतिम जो अधिवेशन है, किसका, संविधान सभा का, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड असेंबली। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, प्यार से इसको समझा रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। तो ये फाइनल सेशन है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये फाइनल सेशन यानी कि ये 12वां सेशन था, ये 12वां सेशन था। और इसमें क्या हुआ था इस दिन ये हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसका योगदान था उनका सिग्नेचर था, यानी कि सिग्नेचर सिग्नेचर ठीक है, ऑफ मेंबर, सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खरीदेंगे और उसमें लास्ट में आप देखेंगे कि बहुत लोग साइन किए हैं, तो वो जो लोग साइन किए थे, है ना, तो वो 12वां सेशन बुलाया गया था, ठीक है, वो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उसमें वो लोग साइन किए थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारी 26 जनवरी आ जाएगी, और तब तक तो अभी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कब तक, 24 जनवरी 1950 तक। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जो है, ये 26 जनवरी 1950 से लेके और जब तक हमारा न्यू पार्लियामेंट नहीं बनता है, तब तक ये हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है, ठीक है। बता रहा हूं मैं, बताऊंगा भी आपको मैं। अब देखिए, तो 12 सेशन, लेकिन कहा जाता है कि संविधान लिखने में हमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। जो कि राज्यसभा बोलता है कि संविधान सभा लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं, और 17 दिन लगे हैं, ठीक है। ओके, और कहते हैं कि 11 सेशन लगे हैं। देखिए, वाकई 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारे 11 सेशन चले थे। लेकिन 11 सेशन जो है, ये हमारा कब था, 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1949 को, यानी कि संविधान हमारा पूरा बन के तैयार हो गया और हम उसको अडॉप्ट कर लिए 26 जनवरी 1950 को। जब हम अडॉप्ट कर लिए 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन हमारा 11 सेशन हुआ, ठीक है, और वो हमारा खत्म हो गया। तो वहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था, ठीक है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है और फाइनल सेशन की बात हो रही है, तो ये हमारा 11वां जो 26 नवंबर 1949 को, यहाँ तो संविधान बनने की प्रक्रिया तो खत्म था, लेकिन वही मेंबर फिर इकट्ठा हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने के लिए। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी, वो हमारा 12 सेशन तक पहुंचता है, और वो हमारा 24 जनवरी 1950 को होता है, और उस दिन साइन करते हैं। उसके बाद उन मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना कुछ नहीं, वो अलग हो जाते हैं। मतलब अब उसमें आप ना डिस्कस करना है,
ना बहस करनी है, ना कुछ ऐड करना है, वो हो गया और 26 जनवरी 1950 को हम उसको पूरे इंडिया में इनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज़ें। अब जैसे आपको बताया मैं, 2 चीज़ याद रखिए, एक हमारा है 24 जनवरी 1950, ठीक है? यहाँ तक हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, यहाँ तक है, ओके। लेकिन अब देखिए, ये जैसे ही 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को अब क्या हुआ, हमारा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो अब ये सब मेंशन करना है। अब ये 26 जनवरी 1950 से इससे कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, ये जब तक हमारा न्यू पार्लियामेंट चुन के नहीं आता है, न्यू पार्लियामेंट पार्लियामेंट तक, ये न्यू पार्लियामेंट जब आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है कि ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह ये हमारा काम करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और ये हमारा कौन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, यानी कि जो हमारा संविधान सभा है, ठीक है, वो हमारा 24 जनवरी 1950 तक तो हमारी संविधान सभा ही थी और वही हमारे लॉ बना रहा था, ठीक है, और सब कुछ वही हमारा कर रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हम देखते हैं, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950, तो संविधान हमारा पूरी तरह से लागू हो गया। उसके बाद देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से फिर हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, फिर लोग चुन के आते हैं, नए पार्लियामेंट में फिर सब लोग बैठते हैं और जब उसका सेशन शुरू होता है, तब तक के लिए यही हमारा संविधान सभा वो हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करता है। और जब नए सदस्य चुन के आ जाते हैं, जब शुरू होता है, फिर 1952 में, तब हमारा पार्लियामेंट का कंसेप्ट शुरू हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, ये समझने के बाद अब हम देखेंगे नेशनल कैलेंडर। ठीक है, नेशनल कैलेंडर क्या है, नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर है क्या, देखिए ये जो है हमारा नेशनल कैलेंडर, ठीक है, ये हमारा किस पे बेस्ड ऑन है, ये हमारा बेस्ड ऑन है, ये हमारा किस पे बेस्ड ऑन है, किस पे निर्भर करता है, बेस्ड ऑन शाकेरा, शाकेरा, शाकेरा पे ये डिपेंड करता है। शाकेरा क्या होता था, शाकेरा युग ये है कि इसमें है ना, जो हमारा चैत्र का कंसेप्ट है, यानी कि चैत्र से शुरू होता है, ठीक है, ये हमारा चैत्र, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ठीक है, ये फागुन तक जाता है। और जो हमारा फाल्गुन है, फाल्गुन, ये हमारा क्या होता है, ये लास्ट है, लास्ट मंथ है, अंतिम महीना है। और ये हमारा फर्स्ट चैत्र जो है हमारा पहला महीना है। ठीक है, ओके। अब जो चैत्र की बात करते हैं, ये हमारा चैत्र, ये देखिए, ये हमारा कब शुरू होता है, ये हमारा 2 दिन शुरू होता है। एक हमारा शुरू होता है 21 मार्च, 21 मार्च को, और एक शुरू होता है हमारा 22 मार्च को। समझ में आ गया, 21 मार्च को कब शुरू होता है, ये है 21, यानी कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर जब होता है, तो लीप ईयर रहेगा, तो उस समय हमारा जो पहला महीना है चैत्र का, वो हमारा 21 मार्च से शुरू होगा। जैसे हमारी हमारा जनवरी होता है, तो जनवरी हमारा 1 जनवरी से, नया साल जो हमारा है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन साकेरा में क्या है कि हम हमारा जो नया साल है वो हमारा 22 मार्च से शुरू होता है, चैत्र कहते हैं, वो 22 मार्च से हमारा शुरू होता है। ठीक है, तो वो तो हमारे नॉर्मल ईयर्स में है। लेकिन जब हमारे लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर यानी कि मान लीजिए कि जो जिनको जोड़ने पे 4 से कट जाए, जैसे 2020, 2020 क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2028 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2026 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड होगा तो हमारा 21 मार्च से। ठीक है, ये था। और खत्म कब होता है, ये फागुन में जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, नेशनल कैलेंडर को कब अडॉप्ट किया गया था, देखिए इसको भी अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड ऑन, ये हमारा 22 मार्च, 22 मार्च
अब देखिए समझ में आएगा आपको। 1957, ठीक है। ये 22 मार्च, क्यों 22 मार्च? आप यहाँ 22 मार्च देख रहे हैं और ये 22 मार्च आप देखिए, है ना। तो 22 मार्च को तो एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। कब? 1957 को। आप देखिए कि जो भी हमारे नेशनल फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग को हम 22 जुलाई 1947 को, देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे नियर अबाउट एक महीना पहले हम नेशनल झंडा, राष्ट्रीय झंडा को हम अपना लिए। वहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, वो सब हम 24 जनवरी 1950 को कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, हमको आज़ादी मिल गई, गणतंत्र हम हो गए हैं, गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हम मना चुके हैं, उसके 7 साल बाद 1957 में हम नेशनल कैलेंडर हम अपनाते हैं, और वो भी किस दिन? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्यों? क्योंकि जो चैत का महीना होता है वो पहला महीना होता है, ठीक है, साक एरा में, तो वो 22 मार्च से ही शुरू होता है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया आपको। और इसके साथ क्या हुआ कि हम तो अडॉप्ट किए 22 मार्च 1957 को, और साथ ही साथ अलोंग विद किसके साथ? जो हमारे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जैसे जनवरी फरवरी का जो है ना, उसके साथ ही हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो हिंदी में चैत जेठ आषाढ़ फागुन करते हैं, तो वो तो हमारे शाखेरा पर डिपेंड करता है। और जो हम जनवरी फरवरी ये सब करते हैं, ये सब हमारे हमारे ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर में मेंशन है। तो इन दोनों को साथ में हमने एक्सेप्ट कर लिया। कब? 22 मार्च को। किस साल में? 1957 में। हमारे गणतंत्र जब हो गया उसके 7 साल बाद, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखेंगे हम लोग नेशनल डेज कितने हैं। नेशनल डेज कितने हैं? ओके, नेशनल डेज कितने हैं? राष्ट्रीय दिवस कितने हैं? तो जो राष्ट्रीय जो दिवस हैं, तो ये राष्ट्रीय दिवस हमारे 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है हमारा 26 जनवरी, 26 जनवरी। दूसरा है हमारा 15 अगस्त, ठीक है। और तीसरा हमारा 2 अक्टूबर, ठीक है। ये हमारे 3 दिवस हैं, नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमारा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, जन्म दिवस, जन्म दिवस। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी, ठीक। अब आप देखिए, हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उन सभी के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। जैसे दीपावली होली हिंदू का हो गया, ठीक है। मुस्लिम का ईद बकरीद ये सब त्यौहार हो गए, ठीक है। ईसाई के हमारा गुड फ्राइडे हो गया, ठीक है, क्रिसमस हो गया, ठीक है। गुरु नानक पर्व हमारे सिख के हो गए। इसी प्रकार बुद्धिज्म का अलग है। हर धर्म के अलग अलग त्योहार होते हैं, और हर धर्म के अलग अलग त्योहार होते हैं, तो उनकी भी छुट्टी होती है। ईद की छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी होगी, ठीक है, होली की छुट्टी होगी। तो वो जो है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उस दिन अपने धर्म के अनुसार वो सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी लोग चाहे तो उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ जाके, या तो ना करें, ठीक है। उनको स्वतंत्रता है, उनको लिबर्टी है उस चीज से। ओके, तो सब लोग अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब वो धर्म के आधार पे है चीजें। लेकिन जब नेशनल की बात आती है, क्योंकि इंडिया हमारा एक सेकुलर स्टेट है, सोशलिस्ट है, तो इसमें क्या है कि इसका कोई स्पेशल धर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्म नहीं है। तो इसलिए किसी एक धर्म के पर्व को, है ना, हम मना डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन सभी धर्म को मानते हुए लोग इंडियन हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो भारत का भी त्योहार मनाना चाहिए। तो भारत का जो त्योहार मनाना चाहिए, वो 3 त्योहार हमने डिक्लेयर किया, 3 दिवस। एक हमारा 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। 15 अगस्त को देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तो इसलिए पूरे भारत के लोग आप देखेंगे कि 15 अगस्त को हर जगह झंडा फहराया जाता है।
और ये उम्मीद रखी जाती है कि सभी द सिटीजन ऑफ इंडिया वो जाएं और झंडे के सलाम करें, रिस्पेक्ट करें, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको निभाएं और एकत्रित हों। उसमें कोई जात पात की बात नहीं होगी, कोई धर्म की बात नहीं होगी, कोई लिंग की बात नहीं होगी, प्लेस ऑफ बर्थ की बात नहीं होगी, यानी कि सब लोग वहां पे जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। उस सबका त्योहार है, ठीक है। तो 15 अगस्त को देखते हैं कि स्वतंत्र हम हुए तो हम सब इकट्ठा होकर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाते हैं, मिठाई खाते हैं। 26 जनवरी को देखेंगे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। स्कूल में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देखेंगे, पीएसयूज में देखेंगे, हर जगह इस चीज को मनाया जाता है और मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि सबको आगे वहां पे उपस्थित होना है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको उपस्थित होना ही होना है, ठीक है। और ये सबको होना है। उसी प्रकार 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त का अपना एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो सब जानते हैं। 2 अक्टूबर को इसलिए कि गांधी जी जो हैं वो जन्म लिए थे और गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो इंडियन इंडियन फिलॉसफी और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जन्म लिए थे, तो ये फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। तो जो फादर ऑफ इंडिया है उनके जो डे था, बर्थडे, उसको भी हम नेशनल डे डिक्लेयर किए कि सभी लोग इस दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये सब चीजें, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हमारी हो गई। ये 3 हमारे हैं, इसको आप याद कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि और भी सारी चीजें हमारे हैं, जैसे हमारा देखेंगे नेशनल नेशनल एनिमल, है ना। नेशनल एनिमल क्या है कि नेशनल बर्ड क्या है, ठीक है। नेशनल एक्वाटिक, पानी वाला, एक्वाटिक, है ना, एनिमल, वो क्या है, ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, ठीक है। नेशनल ट्री, ये क्या है, ठीक है। तो आप तुरंत लिखेंगे कि जो हमारा नेशनल एनिमल है वो हमारा क्या है, टाइगर। चलिए भाई लिख देते हैं टाइगर, ठीक है। बाघ है, लायन मत कीजिएगा, है ना, बाघ है, ओके। नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक, मोर, है ना। नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, जलीय जो हमारे जानवर है वो हमारे क्या है, तो जो गंगास का है, गंगेज रिवर, गंगा रिवर में जो हमारी डॉल्फिन रहती है, कौन, डॉल्फिन, जो मछली है ना, तो डॉल्फिन को हम एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं, ओके। अब देखिए, जो नेशनल हम फ्लावर मानते हैं, यानी कि लोटस, ये है नहीं लेकिन मानते हैं। नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो, ठीक है। और ट्री क्या है, बरगद का पेड़, बनियान, ठीक। एक चीज आप याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे डिबेट करते हैं और गलत डिबेट करते हैं। ये जो एफ वाला कंसेप्ट है ना, एफ और टी, इसको यानी कि ये 3, ये हमारे नेशनल तो है ही नहीं। हम इसको नेशनल मानते हैं लेकिन नेशनल तो है ही नहीं, पहले काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक है, इसको नोटिफाई किया ही नहीं, मानता ही नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसको अधिसूचना लाई नहीं गई, प्रेसिडेंट ने इसका नोटिफाई किया ही नहीं है, ठीक है। यानी कि नो नोटिफिकेशन, अधिसूचना जो है हैज बीन इश्यूड। ये जो 3 हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल एनिमल टाइगर, पिकॉक और गंगेस रिवर और डॉल्फिन, इनको तो डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लावर हो गया, जो कमल का फूल हो गया, ये हमारा राष्ट्रीय नहीं है, इसको हम मानने के लिए, कहने के लिए हम कहते हैं, लेकिन सरकार इसको अधिसूचना लेके नहीं आई है। इसलिए एक तो पहली बार आयोग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो भी एग्जाम होंगे उसको नेशनल से पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि आप कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन लोग आम बहस में बात करते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है। गलत करते हैं कंसेप्ट को, मानने के लिए मानते हैं, उनकी भी धारणा सही है, चलिए ठीक है, मान लिए हम, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है, ओके। तो आप इस बहस में मत पड़िएगा। मेनली जो है आपका चीजें ये है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। ये आपका जो है
ये वाला सेगमेंट, ये आपका पूरी तरह से आप इसको नकार दीजिएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक, तो बस एक कंसेप्ट आपको समझाने की मैंने कोशिश किया, ये चीजें हैं। ओके, आइए अब देखते हैं। ये आप समझ गए नेशनल फ्लैग के बारे में चीजें हैं। ओके, अब ये देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राज चिन्ह जो है, नेशनल एम्बलम, उसमें क्या है कि ये हमारा जो आप देख रहे हैं लायन ना, टाइगर नहीं, लायन। एम्बलम में हमारे लायन है, लेकिन टाइगर और हमारे एनिमल में हमारा टाइगर है। ओके, ये जो हमारा शेर है, ये हमारे 4 एशियाटिक लायंस है। ठीक है, यानी कि एशिया के जो लायन होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है, और 3 तो हमारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक पीछे छुपा है, यानी कि 4 होते हैं। ठीक है, 4 लायन। ठीक है, पहला याद कीजिएगा। दूसरा, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है किसके लिए? एक तो पावर के लिए, शक्ति सामर्थ्य के लिए, एक कॉन्फिडेंस के लिए, कि क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, करेज के लिए, और आपका फेथ के लिए। ठीक है, ये हमारा करता है। फिर आप देखेंगे कि इसके नीचे जो है ये हमारा बुल है ना? बुल मतलब भैंसा, है ना? बुल है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हॉर्स है। यानी कि आप ये देखेंगे कि इसके, ये हमारा व्हील चक्र है, ये हमारा चक्र है। ठीक है, इसमें 24 स्पोक्स हैं, तिलियां हैं। ओके, और इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये हमारा सत्यमेव जयते जो है ना, ये हमारा क्या करता है कि सत्य की ही जीत होती है, ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये जो मूल हमारा मुनकदा उपनिषद है, वहां से ये लिया गया है, ये सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो घोड़ा है, ये क्या करता है? लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारा व्हील बना है, चक्र बना है, ये हमारा धर्म चक्र है। कौन सा चक्र है? धर्म चक्र है। ठीक है, धर्म चक्र का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि सिंबलाइजिंग प्रोग्रेस, यानी कि जो चक्र है, यानी प्रगति को हमारा वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ भारत हो गया। इसको भी आप समझ गए होंगे। इसमें से 4 लायन है, 4 शेर हैं, 4 शेर, 3 दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे रहता है। ओके, इसमें एक बुल है, भैंसा है, बैल बोलेंगे आप, बुल सॉरी बैल, है ना? भैंसा, बुल, ओके, जो भी है बुल, है ना? तो वो हमारा हार्ड वर्क के लिए इंडिकेट है। फिर हमारा एक घोड़ा है, हॉर्स, वो लॉयल्टी एंड स्पीड के लिए। ये हमारा धर्म चक्र है, 24 इसमें स्पोक है, तिलियां हैं, जो हमारा प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। और नीचे हमारा सत्यमेव जयते लिखा है, वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें सत्य की जीत होती है, इसमें ये चीजें हमारा मेंशन है। ठीक है, ओके, अब देखेंगे इसको। इस तरह से आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिख लिख के। अब इसको यदि टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे तो उसको आप पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ते हैं हम लोग। नेशनल फ्लैग या ट्राई कलर इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स। पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, यानी कि ये आयतकार में है और 3 कलर इसमें इंक्लूड है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग टू द विड्थ इज 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो हमारा 3:3 में है। ओके, द कलर ऑफ द टॉप बैंड इज डीप सेफ्रन, सेफ्रन केसरिया भगवा है, ऊपर का जो है भगवा है, वो हमारा स्ट्रेंथ, साहस और शक्ति को हमारा सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो मिडिल बैंड आप देखते हैं वो हमारा व्हाइट है, वो हमारा पीस और ट्रूथ को सिंबल करता है। और जो नीचे वाला है वो हमारा ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन मतलब हमारी खेती बाड़ी, यानी कि फर्टिलिटी, ठीक है, ग्रोथ, है ना, ये समृद्धि के बारे में बात करता है। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील, जो हम चक्र की बात कर रहे हैं, है ना, 24 उसमें तिलियां होती हैं, वो किस कलर की हैं? नेवी ब्लू कलर की हैं। बहुत बढ़िया। ओके, विच रिप्रेजेंट द चक्र, जो हमारा एक चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें 24 स्पोक्स हैं, तिलियां हैं। एंड डिजाइन इन दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर ऑन द अब्यकश ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, जो सारनाथ में जो मेन है ना, वहाँ पे स्टेबलाइज जो शेर, जो 3 तरीका आप सामने से देखेंगे तो 3 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक पीछे ही छुपा है। ठीक है, यानी कि 4 है उसमें, तो वहां से लिया गया है। तो ये हमारा ये सिंबल ऑफ जस्टिस, वो जो चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा जस्टिस की बात करता है। ओके, द नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय द पिंगली वेंकैया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अभी का हम झंडा देखते हैं, अभी डिजाइन जो है वो संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब किया था? हम 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ, उससे नियर अबाउट 1 महीना पहले, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हम कर लिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 कलर्स एंड वेल चक्र in our national flag was Dr. Sopali Radhakrishnan is mentioned in the flag code of India। एक हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बना। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वो जो 3 कलर हैं, जो चक्र है, उसके बारे में उन्होंने सही से एक्सप्लेन किया है, समझाया है।
जो द स्टेट एम्ब्लेम जो है, जो राज चिन्ह है हमारा, जो राज चिन्ह है, वो हमारा क्या है, इज एन एडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका, पता है आपको। इट वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको स्वीकारा था। यदि मान लीजिए 24 जनवरी 1950 होता, यदि 24 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह हम स्वीकार करते, तो हमारा कौन करता, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। 2 दिन पहले करती तो संविधान सभा, लेकिन 26 जनवरी 1950 होगी तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। द वर्ड्स सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, यानी जो सत्यमेव जयते लिखा गया ठीक है ना, स्टेट एम्बलम की बात जो कर रहे हैं राज चिन्ह में, तो हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इज इंस्क्राइब्ड एट द बॉटम इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, और हिंदी में लिखा गया है। ओके। द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया जन गण मन was officially adopted by the Constituent Assembly on 24 जनवरी 1950। जैसा कि आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार यदि किया जाता तो वो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली करता, और जनगण मन हो गया, ठीक है, यानी कि नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो गया, एक राष्ट्रपति, ये जो तीनों हैं ये सब हमारे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए, है ना। और 24 जनवरी 1950 को हम देखते हैं कि हमारा जो 12वां सेशन है, वो भी फाइनल सेशन भी हमारा 24 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, ओके। इट वाज फर्स्ट सॉन्ग। अब हम नेशनल एंथम के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात हो रही है। जो हमारा नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन है, जिसको रविंद्र टैगोर ने लिखा है ना। और सरला देवी चौधरानी ने इसको पहली बार कुछ बच्चों के, स्कूली बच्चों के साथ इन्होंने गाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, वहां पे इन्होंने गाया था, कब, 1911 में, 27 दिसंबर 1911 को इन्होंने गाया था। तो यानी कि यह है कि 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता सेशन में इन्होंने गाया। और उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, हमारा बिशन नारायण धर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। इट वॉज अथर्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता है कि राष्ट्रगान जो है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन इन अप्रोक्सीमेटली 42 सेकेंड, 52 सेकेंड में गाते हैं, लेकिन शॉर्ट जो इसका वर्जन है वो हम 20 सेकेंड में गाते हैं। द सॉन्ग वंदे मातरम, जो वंदे मातरम सॉन्ग है, ठीक है, इसके बारे में क्या है कि राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा इसको लिखे थे। किसमें लिखे थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब लिखे थे आनंद मठ में, जो 1882 में लिखे थे ये। ठीक है, इसको 1896 में हम देखते हैं कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, अरे हाँ, रविंद्र टैगोर साहब ने इसको गाना गाया पहली बार। ठीक है, और उस समय भी हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था, और रहित मुल्ला सयानी जो साहब थे वो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे है मेंशन। नेशनल कैलेंडर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हमारा क्या है, जो शाक एरा है, यानी कि उस पर हमारा बेस्ड ऑन है। और उसमें क्या हुआ था कि जो चैत्र जो महीना शुरू होता है, यानी कि शाक एरा में जो महीना हमारा शुरू होता है वो हमारा चैत्र से होता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अगहन, माघ, पूष, इस तरीके से शुरू होते हैं। तो उसमें चैत्र यानी कि 22 मार्च से शुरू होता है, या 21 मार्च से 21 मार्च, यानी कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें शुरू होगा। और जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें 22 मार्च से ये शुरू होगा। ठीक है, और जो फागुन जो है वो हमारा लास्ट मंथ का होता है, तो वो साकेरा में मेंशन है। ठीक है, और इसको 22 मार्च को हमने स्वीकार किया, और कब, जब 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके आफ्टर 7 ईयर्स, यानी कि 1957 में 22 मार्च इसलिए क्योंकि उस समय चैत का महीना हमारा शुरू होता है, तो इसलिए उसको 22 मार्च को 1957 को अडॉप्ट कर लिए गए। और साथ ही साथ हमने क्या किया कि उस समय जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जिसमें हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब जो चीज़ें हम यूज करते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया गया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और साक एरा का जो हमारा कैलेंडर है, उन दोनों को साथ में अडॉप्ट किए 22 मार्च 1957 को। जनरली द मंथ ऑफ चैत्र बिगिन ऑन 22 मार्च, बट इन द लीफ ईयर इट बिगिन ऑन 21 मार्च, ये जो कि आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। ठीक है, नेशनल फ्रूट इज मैंगो, नेशनल ट्री इज दिस वन। ट्री के बारे में बात करें, वाइल द गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड इन द राज्यसभा दैट नो नोटिफिकेशन, as I already I told you that there is no notification has been issued by the government, ये हमारा राज्यसभा ने बताया। राज्यसभा में इस चीज को कहा गया कि इसको बनाने के लिए, यानी कि नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल फ्रूट हो गया, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशूड नहीं है, इसलिए ये हमारे नेशनल नहीं हो सकते। हाँ, कहने के तौर पे आप कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें आप समझिए कि जो यूपीएससी चाहे स्टेट सर्विसेज या वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। यदि पूछेंगे भी तो आप स्टूडेंट या जो भी चीज़ें हैं उसको क्लेम कर देंगे तो खारिज हो जाएगा चीज़ें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरली पब्लिक क्या होती है, इसको बहस करती है, तो आप उसको समझाने की कोशिश करें, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके।
ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। द रिवर गंगा वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। जो हमारा गंगा नदी है, तो गंगा नदी को हम नेशनल रिवर डिक्लेयर किए हैं। और वो कब डिक्लेयर किए? हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी हमारे, देखिए, संगम की हम बात करते हैं प्रयागराज, तो वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती की बात होती है, जो कि इनविजिबल है। सरस्वती हमारी इनविजिबल है, लेकिन संगम में आप देखेंगे कि गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। और हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, बट देयर इज अ रिलेवेंस ऑफ द गंगा रिवर। तो इसलिए गंगा को हम नेशनल रिवर का नोटिफिकेशन हम निकाले हैं, भारत सरकार ने स्वीकार किया है। और ये कब किया था? 2008 में ही कर दिया था। सोचिए, आज से 18 साल पहले ये चीजें हो चुकी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, एंड द बोथ एनिवर्सरी ऑफ द गांधी जी 2 अक्टूबर एज द नेशनल डेज। यानी जो, जैसा कि पहले बताया आपको, जो भी हमारे नेशनल डेज हैं वो तीन हैं हमारे, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, एसोसिएटेड विद दैट, वो भी आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्या है कि जो ये पूर्वालोकन की जो किताब आती है घटना चक्र की, ठीक है, इसको इन्होंने कंपाइल किया है। उसमें कुछ मैंने लक्ष्मीकांत की चीजें और भी जो अलग से जो मैंने पढ़ाई किया है, उस चीज़ को ऐड करके, इंक्लूड करके आपको मैंने नेशनल सिंबल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और इतना बढ़िया समझाया हूँ कि आप इसे समझ लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, आप उसको इन कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप देखिएगा कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर ले जाते हैं, ठीक है। मेंस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आप लिखेंगे, है ना, जब सब्जेक्टिव मोड में दिया रहेगा 250 वर्ड्स में लिखने के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक पे, नेशनल सिंबल पे, तो क्वेश्चन देंगे कैसे आपको लिखेंगे, उसका एक मॉडल क्वेश्चन दिया हूँ, उसका आंसर दिया हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल न केवल कलात्मक चित्रण है, बल्कि वे भारत के ऐतिहासिक मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक नैतिकता के भंडार भी हैं। यानी कि आपको जो है ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो वैल्यू है उसको भी ऐड करना है, कल्चरल जो आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान, उसको भी आपको ऐड करना है, संवैधानिक नैतिकता जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको भी ऐड करना है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स में लिखना है। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया हूँ कि जब ऐसा करेंगे तो एक होता है इंट्रो, है ना, इंट्रो यानी कि व्याख्या, परिचय कैसे देंगे आप, ये हमारा इंट्रो पार्ट हो जाएगा। इंट्रो पार्ट में आप ये बोलेंगे कि जो आपका नेशनल फ्लैग है ना, जो आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है, और हमारा स्टेट सिंबल हो गया, जो हमारा स्टेट सिंबल हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि एम्बलम जो हो गया आपका। तो सुनिए, इंट्रो में आप क्या करेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राज्य चिन्ह हो गया, ठीक है, ये इनका इम्पोर्टेंस क्या है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फ्लैग है, यानी कि देखिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए हम एक झंडा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम झंडा घुमाते थे, है ना। तो झंडा जैसे आ गया तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बोलने की आज़ादी ब्रिटिश गवर्नमेंट में रोक दी गई थी। तो हर चीज़ें हम चुपके से लिख के, कोई पब्लिश करके हम बताते थे, या झंडा लेके खड़े हो गए तो सिंबॉलिक हम विरोध उनका हम करते थे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय ध्वज, वो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हम लेके खड़े हैं, तो यानी कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और अंग्रेजों का हम विरोध कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से, एक वो है। राज्य चिन्ह हो गया, राज्य चिन्ह हो गया कि जब हम आज़ादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया ढंग से। उसके बाद देखेंगे कि जो स्टेट एम्बलम हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो स्टेट एम्बलम जो हम, यानी कि राज्य चिन्ह है, तो वो हमारा अशोक स्तंभ से जो लिया गया है, शेर का, लायन का जो है, चार स्तंभ जो चीज़ें हैं, तो उसको इंडिकेशन है कि भैया अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अब सरकार हमारी ही चलेगी, हम जो हमें हम ही गवर्न करेंगे, ठीक है। तो हमारा एम्बलम था। तो ये क्या करता है कि जो सामूहिक पहचान, यानी कैसे, यानी कि राष्ट्र की संप्रभुता, सांस्कृतिक विरासत, परिचय में लिखेंगे आप कि राष्ट्रीय प्रतीक वे विशिष्ट चिन्ह हैं जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज से लेकर राज्य चिन्ह तक ये प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और संविधान के दृष्टिकोण को संजोए हुए हैं, जो एक विविध जनसंख्या के लिए एकता के रूप में, सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस तरीके से आप इंट्रो लिखेंगे। बॉडी पार्ट में लिखेंगे कि जितने भी आपके नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है, स्टेट एम्बलम हो गए, ठीक है, फिर नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गए, तो इसके बारे में दो दो पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि 250 वर्ड्स है तो ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। तो दो दो पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है,
है ना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज हो गया, तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या हो गया कि कलर है, 3 कलर हैं, एक हमारा केसरिया, ठीक है, उसके बाद सफ़ेद और हरा। तो ये कांसेप्ट क्या है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो समझाए थे ना, केसरिया रंग साहस का है, सफ़ेद शांति और सत्य का है, हरा रंग जो है उर्वरता एवं विकास का प्रतीक है, इसको आप लिखिए। और केंद्र में स्थित जो धर्म चक्र है, ठीक है, जो 24 उसमें तिलियाँ लगी हैं, विधि के चक्र उसको बोला गया है, निरंतर गतिशीलता को दर्शाता है। तो ये आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, तुरंत आप लिखिए राष्ट्रीय ध्वज में जब आए, तो जो हमारे कलर्स हैं, उसको आप डिफाइन कर दीजिए बस। उसके बाद आपका नेशनल एम्ब्लम हो गया, राज्य चिन्ह हो गया। तो राज्य चिन्ह हो गया तो उसमें क्या करेंगे कि आपको पता है कहाँ से लिया गया, तो लिखिए आप अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया चिन्ह है, ठीक है, एडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ, हमारा जो कैपिटल ऑफ अशोका था, वहाँ से चीज़ लिया गया है, लॉयन का, है ना। तो ये चिन्ह है और उसमें आप लिखिए कि जो उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है बॉटम पे, तो वो हमारा मुंडकोपनिषद के सूत्र से लिया गया है, सत्यमेव जयते, और उसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है, जो नैतिक शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेनली इसमें बस है कि इस नेशनल एम्बलम में जब आएगा तो अशोक का स्तंभ याद रखिएगा और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बस इतना हो गया आपका, ठीक है। फिर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में लिखेंगे, जैसे जन गण मन वंदे मातरम। तो ये क्या करता है कि ये हमारा भौगोलिक जियोग्राफिकल यूनिटी जो है, भौगोलिक एकता और देशभक्ति की भावना जागृत करता है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि आज मान लीजिए कि बंगाल में इसका ओरिजिनेशन हुआ, जनगण मन का, चाहे वंदे मातरम का, और आज आप देखते हैं थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत में आप कहीं चले जाइए, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन हम एक साथ, ठीक है, जनगण मन हो गया, ये सब गाते हैं, ठीक है। स्कूल में जब आप जाएँगे, ठीक है, तो जो प्रेयर सेशन होते हैं, फिर उसमें भी जनगण मन हम गाते हैं। तो ये हमारा ऐसा एक लैंग्वेज बन गया है, ऐसा सिंबल बन गया है कि हमें यूनिटी की ओर इंडिकेट करता है, एकता की ओर बताता है ये। तो इसलिए एकता कहाँ? भौगोलिक एकता। अलग-अलग रीजन में हम बँटे हुए हैं, अलग-अलग रीजन में बँटे हुए हैं, रिलीजन में बँटे हुए हैं, लेकिन ये हमारा जियोग्राफिकल यूनिटी दर्शाता है, ठीक है? ये हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हो गया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पशु और पंछी, तो जैसे बाघ हो गया, उसको लिखेंगे ना आप कि भैया बाघ हो गया, वो शक्ति को, और मोर शालीनता को, ठीक है? ये हमारा है। एक याद रखिएगा कि नेशनल जो एम्बलम है, जो राज्य चिन्ह है, उसमें हमारा लायन है, लायन शेर जो है, शेर शेर को है, और जो हमारा टाइगर है, TIGER, ये टाइगर, ये हमारा नेशनल एनिमल है। तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ और मोर शालीनता, भारत की जैव विविधता यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है कि समृद्धि और संरक्षण के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का प्रतीक है। आप ये समझिए, यानी कि जो भी हमारे नेशनल एनिमल है और नेशनल बर्ड है, वो दिखाता है कि इंडिया में कितने तरह के डाइवर्सिटी है एनिमल्स में और बर्ड में, और उनमें जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे अधिक शालीनता है, उसको हम राष्ट्रीय एनिमल और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए हैं, ठीक है। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है, जैव विविधता को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉडी पार्ट में ये लिखेंगे। लिखने के बाद फिर आप देखिए कि अब ये जो नेशनल सिंबल्स हमारे हैं, है ना? जो भी हमारे हो गया, तो नेशनल सॉन्ग हो गया, एंथम हो गया, फ्लैग हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी। तो उसका राष्ट्रीय एकता में भूमिका क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल सिंबल्स इन द नेशनल यूनिटी? है क्या? नेशनल सॉलिडैरिटी में उनका योगदान क्या है? इसके बारे में भी हम बता देंगे। एक पहले प्रतीकात्मक एकता यानी कि सिंबॉलिक यूनिटी आ जाएगी। प्रतीकात्मक एकता का मतलब क्या है कि बस एक प्रतीक बन जाएगा और उसको देख के सभी लोग एकजुट हो जाएँगे। ठीक है? जैसे विविध भाषाओं और धर्मों वाले देश में आपको पता है कि इंडिया में हमारा अलग-अलग लैंग्वेज है ना? और धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। तो इनमें राष्ट्रीय प्रतीक एक साझा प्रदान करते हैं जो क्षेत्रीय निष्ठाओं से ऊपर है। ये बात है कि हर रीजन का अपना-अपना एक स्टेटस है, अपनी-अपनी एक वैल्यू है, ठीक है? उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए जीआई टैग लग रहा है ना? तो जीआई टैग है, पहले क्या था कि इंडिया का अल्फांसो हो गया, ये सब हमारा इंडिया का जीआई टैग था पूरा नेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद हुआ स्टेट लेवल पे भी, और आप देखते हैं यूपी में, यूपी गवर्नमेंट ने, चाहे और भी जो गवर्नमेंट है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्रोडक्ट है, उनको भी जीआई टैग इश्यू करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ब्लॉक स्तर पे भी जीआई टैग शुरू करेंगे, यानी कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि किसी ब्लॉक का एक चीज़ पूरे इंडिया में फेमस हो गया और वहाँ का जीआई टैग लग गया उसको, तो उसको देख के आप उसकी ओर अग्रसर हो जाएँगे, सोचेंगे उसके प्रति, यानी यूनिटी के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है? तो ये जो है हमारा प्रतीकात्मक एकता यानी कि नेशनल फ्लैग है, तो हम जैसा पहले आपको बताया कि बहुत अलग-अलग रीजन है, रिलीजन है,
ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक शेयर्ड पहचान बनाने के लिए, साझा पहचान के लिए, ये जो क्षेत्रीय हम अलग-अलग टुकड़ों में बँटे हुए हैं, उससे ऊपर उठ के हमारा ये प्रतीकात्मक एकता को इंडिकेट करता है, ठीक है? दूसरा, विरासत की निरंतरता, यानी कि जो हमें विरासत में मिली है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी में बहुत लोगों ने बलिदान दिए, उसमें सिर्फ हम लोग नहीं दिए हैं, हम लोग का जन्म बाद में हुआ है। लेकिन चक्कर ये है कि वो लोग नेशनल फ्लैग को इम्पोर्टेंट दिए, वो हमारा सिंबल बना, और वो चीज़ हम भी फॉलो करते हैं, यानी कि उस राष्ट्रीय झंडा के माध्यम से जो बलिदान दिए, जो संघर्ष किए, हमें इंडिपेंडेंस दिलाए, हम उनको याद करते हैं, यानी कि जो विरासत की परंपरा है, उसको हम कायम रख रहे हैं, ठीक है? ये प्राचीन भारत ये प्राचीन प्रतीक भारतीय ये प्रतीक प्राचीन भारत, यानी कि अशोक के आदर्शों, ठीक है, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने ह्यूमैनिटी को समझा, ठीक है, और कहा कि नहीं, मारकाट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अशोक के आदर्शों को और आधुनिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को, जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है, उसके बीच एक सेतु का कार्य करती है। ये जो विरासत की बात चल रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह में तो हम अशोक का जो लायन है, हम उसको लिए हैं, ओके, यानी कि उनका जो अशोक का जो आदर्श है, और अभी जो हमारे मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, और जो हम लोग तांत्रिक डेमोक्रेटिक में हैं, तो हमारे भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ ड्रीम्स हैं। तो उसके बीच में हम कैसे ड्रीम भी पूरा करना है, और उनके आदर्शों को भी लेके चलना है। तो कैसे चलेंगे? हम सिंबल के तौर पे, है ना? वो सिंबल्स हमको दिखाई पड़ेंगे, तो उसके तरीके पे हम अपने व्यवहार, कंडक्ट, ये सब चीज़ें मेंटेन करेंगे और मैनेज करेंगे, ओके? संवैधानिक नैतिकता, सरकारी मोहरों पर राज्य चिन्ह का उपयोग प्रशासकों को सत्य और न्याय के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। आप देखिए, आपको वेरीफाई कराना है, गवर्नमेंट का कुछ का सर्टिफिकेट बनवाने हैं, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने हैं, तो आप देखते हैं कि उस पे मुहर लगती है। किसकी मुहर लगती है? ठप्पा, गवर्नमेंट सरकारी ठप्पा लगता है, तो उस पे हमारा एम्बलम बना रहता है, नेशनल एम्बलम बनी रहती है, भारत सरकार का मुहर लगता है, ठीक है। तो वो हमारे संवैधानिक नैतिकता की ओर इंडिकेट करता है। वैश्विक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, जैसे संयुक्त राष्ट्र में, ये प्रतीक भारत की संप्रभु स्थिति की प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन जाएंगे तो हर देश का फ्लैग जो है वहाँ पे होस्टेड है, मतलब लहराया गया है वहाँ पे हर देश का, यानी कि वो देश पूरा उठ के वहाँ पे नहीं चला गया, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतीकात्मक संकेत है उस देश का, कि उस देश भी हमारा यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है, ओके। निष्कर्ष में आप देखेंगे, निष्कर्ष में ये होता है कि राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, यानी कि मोरल कंपास के रूप में कार्य करता है। यह केवल स्थिर चित्र नहीं है, ये सिर्फ स्टेगनेंट फिगर नहीं है, बल्कि भारत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंडिया जो है, कि जीवंत अनुस्मारक है। मौलिक कर्तव्यों, यानी कि आर्टिकल 51 ए, अनुच्छेद 51 ए के तहत इनकी गरिमा को बनाए रखना, सामाजिक ताने बाने के अक्षुण्ण रखने, और सभी नागरिकों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए भी अनिवार्य है। आप देखिए, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया उसका कि क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी पार्ट में आपने पूरा उसको डिफाइन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद विरासत के तौर पे कैसे लेके चल रहे हैं, है ना? प्रतीकात्मक एकता, हमारी एकता पे कैसे चल रहे हैं हम, संवैधानिक नैतिकता क्या है, इस सब पे आपने लिखा है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं, साथ ही साथ कि जैसे हम मॉडर्न डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें अपने जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? हम संविधान को भी संशोधित करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, है ना? जैसे आर्टिकल 51 ए, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारा अमेंडमेंट हुआ, सोवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से, जिसमें 12 मेंबर हुआ करते थे, और शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 10 थी, लेकिन 11वीं भी जोड़ी गई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 2002, ठीक है, उससे जोड़ी गई है। तो इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में हम देखते हैं कि उसमें दिया गया है कि जो हमारे नेशनल सॉन्ग है, एंथम है, और हमारे नेशनल फ्लैग है, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में हो गया, आप देखिए, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है कि है ये, नेशनल सिंबल्स और नॉट मेरली आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ हमारा आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट आर द रिपोजिटोरीज ऑफ द इंडियाज हिस्टोरिकल वैल्यूज, कल्चरल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया नेशनल सिंबल्स, सिग्निफिकेंस जो हमारे इंडिया का जो नेशनल सिंबल्स है, उसका सिग्निफिकेंस के बारे में, एंड रोल इन द फोस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो नेशनल हमारा जो सिंबल्स है, उसका रोल क्या है वो बताइए।
और दूसरा जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, राष्ट्रीय एकता एकीकृत जो हो रही है, उसके बारे में इसका क्या योगदान है उसको भी आपको बताना है। तो जैसा कि आपको बताया मैं कि आप पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप नेशनल फ्लैग से लेके आप जो नेशनल एम्बलम होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे कि ये हमारा क्या करता है, सोवेरेनिटी, है ना, फिर हमारा कल्चरल हेरिटेज और कलेक्टिव आइडेंटिटी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, जो कि आप लिखे हैं। इन इंडिया दिस सिंबल रेंजिंग फ्रॉम नेशनल एम्बलम तो इतना, ठीक है, embody द वैल्यू ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग क्या करता है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी वैल्यू को बताता है। एंड विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, एक्टिंग एज ए यूनिफाइंग फोर्स फॉर अ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात हुई है, तो आप इंट्रो में भी इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा कि ये जो चीज़ें हैं, इनका क्या रोल था, किस लिए आया, यानी फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो विजन्स है उसको, और ये सब ने क्या किया कि जो हमारे डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, विविधता जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन की, उसको एकीकृत करता है, ठीक है, यूनिफाई करता है। कोर नेशनल सिंबल्स एंड देयर वैल्यू क्या है, ईच सिंबल कैरी अ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल मीनिंग। हर एक सिंबल क्या करता है कि उसका एक दार्शनिक अर्थ होता है। और क्या है देखिए, एक द नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, तो तिरंगा में आपको बताया होगा कि 3 कलर होता है, 3 कलर का अलग अलग उसकी मीनिंग है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने उसको समझाया है, ठीक है। वो नेशनल फ्लैग कोड, जो कोड ऑफ नेशनल फ्लैग था, उसके तहत उसको आप बताएंगे। उसमें धर्म चक्र है, 24 उसमें तिलियां हैं, उसको क्या आप उसको लिखेंगे। नेशनल एम्बलम में क्या है कि ये कहाँ से लिया गया, ये लॉयन कैपिटल जो है, सारनाथ का जो लॉयन है वहां से लिया गया है, कैपिटल ऑफ अशोका। इट फीचर्स द मोटो सत्यमेव जयते, यहाँ पे उसको बॉटम में लिखा गया है। उसका मतलब होता है कि सत्य की विजय होती है, ठीक है। और ये हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। ओके, नेशनल एंथम और सॉन्ग के बारे में देखेंगे कि ये क्या करता है कि ये हमारा जियोग्राफिकल यूनिटी को बताता है, ठीक है। और ये पैट्रियोटिक फर्वर करता है। और उसके बाद हॉर्निंग द मदरलैंड डाइवर्सिटी, जो हमारी मातृभूमि की विविधता है उसको भी वो रिस्पेक्ट करता है। ओके, नेशनल एनिमल एंड बर्ड, तो जो हमारा नेशनल एनिमल है और बर्ड है, वो क्या करता है कि जो भी हमारा इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको वो रिचनेस को सिंबलाइज करता है, ठीक है। एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंजर्वेशन, एक तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ हमारी सरकार जो है वो इन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कितनी चीजें लेके आती है उसको भी बताता है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब जो प्रोजेक्ट आए हैं वो कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, कि इनका जो नेशनल सिंबल्स हैं, इसका नेशनल इंटीग्रेशन में क्या रोल है। तो ठीक है, एक तो आप देखेंगे सिंबॉलिक यूनिटी। सिंबॉलिक यूनिटी क्या है कि इन द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज एंड रिलीजन, देखते हैं कि इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं और लैंग्वेज है, तो नेशनल सिंबल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड अ शेयर्ड आइडेंटिटी, यानी कि साझा पहचान, है ना, वो शेयर करता है। एंड ट्रांसेंड्स रीजनल लॉयल्टीज। ओके, ये चीजें हैं। कंटिन्यूटी ऑफ हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज है उसका कंटिन्यूटी क्या है। जैसे अशोका का धर्म देख रहे हैं आप, अशोक के धर्म से अभी हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशन है ना, उसके बीच में एक सेतु की तरह काम करता है ये। ओके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में पता है आपको कि आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाएं, कुछ काम करवा रहे हैं सरकारी, उस पर जो मुहर लग जाती है, उस पर अशोक स्तंभ है, तो आपको एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी स्टेबलाइज होती है, ठीक है। उस जो मोहर लगाता है वो भी सोचता है कि नहीं, हमें न्याय करना है, हाँ, सत्य की विजय होगी, क्योंकि सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ओके, ग्लोबल आइडेंटिटी, आपका फ्लैग है, यूनाइटेड नेशन में आप रहें, वहाँ पे हैं या ना हो पब्लिकली, ठीक है, लेकिन पर्सनली वहाँ पे रहें या ना रहें, लेकिन क्या है कि वहाँ पे सारे देश के झंडे वहाँ पे लगे पड़े हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी देश के लोग यहाँ पे हैं, यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, और हम यूनाइटेड नेशन है। ओके, ये चीज़ें हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप सिंपल वही लिखेंगे कि जो हमारा नेशनल सिंबल है, ठीक है, वो हमारा नेशन का एक मोरल कंपास है, मोरल कंपास है, ठीक है, नैतिक दिशा सूचक है, वो बताता है कि किस तरीके से आपको चलनी चाहिए। उसके बाद ये कोई हमारा स्टैटिक इमेज नहीं है कि हमारा झंडा बन गया है बस वैसा ही, वो स्टैटिक इमेज नहीं है, बल्कि क्या है कि वो हमें जीवंत रिमाइंडर दिलाता है आइडिया ऑफ इंडिया का, कि क्या भारत का आइडिया है ना। जैसे हमने क्या किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 51A के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था।
उनके तहत, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी में हमारे कितने 12 मेंबर हुआ करते थे, है ना। और शुरुआत में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 51, ठीक है, उसमें हमारे 10 पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल एंथम है, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है, हेरिटेज को हमें बचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम देखते हैं। तो क्या है कि नॉट स्टैटिक इमेज बट लिविंग रिमाइंडर्स ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया, प्रिजर्विंग देयर डिग्निटी, ये प्रिजर्व करना, संरक्षण करना, एज मैंडेटेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में मेंशन है, इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द सोशल फैब्रिक एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब ये है कि क्या करता है कि जो भी हमारे सोशल फैब्रिक है, सामाजिक जो फैब्रिक है, उसको मेंटेन करना, और एक दूसरे से हम लोगों का संबंध है, जुड़े हैं, हर एक नागरिक उस सेंस को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इतना ही आपका था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटी के कंसेप्ट समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।